हेलो दोस्तों, जिसका इंतजार था 24 तारीख का वो तारीख आ चुका है और एसएससी सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी आई, कब एग्जाम होने वाले हैं और कैसे आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट लास्ट ईयर भी हुआ है, अभी हुआ है, सिलेक्शन फेज का जब पेपर हुआ था तब हुआ था। तो फिर दोबारा से अगर आप ऐसी गलती मत करना, बहुत बिल्कुल ध्यान से फॉर्म को भरना है और ध्यान से एक एक स्टेप इसमें जो बताया जा रहा है वीडियो में आप उसको ध्यान से देखना। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या कहा जा आज नोटिफिकेशन में आया। आपका फॉर्म कब से भराया जाएगा? 24/6/2000 मतलब आज के ही डेट से। कब तक? एक महीने का पूरा डेट मिला, अगले महीने जुलाई तक का फॉर्म भरने का आपको डेट पूरा मिला है। ठीक है, फी पेमेंट की डेट का आपको दे रखा 10/8 से 11/8 तक का, उससे पहले ही आप अपना पेमेंट कर लेना। ठीक है, तो आपको पूरा एक महीने का फॉर्म भरने का डेट मिला है। अब उसके अलावा क्या है, टेंटेटिव एग्जाम की। सर एग्जाम कब होगा? तो जिन बच्चों ने तैयारी पहले शुरू कर दी है या ना की है तो लग जाओ, क्योंकि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिव बोल दिया है इन्होंने। और जो मेंस का पेपर है वो टीयर 1 का पेपर जो है आपका वो सितंबर अक्टूबर में, और टीयर 2 का जो पेपर है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। आइए चलते हैं आगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें। आइए चलते हैं, ये सारे मिनिस्ट्री है, जिस जिस मिनिस्ट्री में आप फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एफएसएसक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट, सीबीडीटी ये एक्साइज डिपार्टमेंट का था, सीबीआईसी ये भी इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। आजकल ईडी का नाम आप सुन ही रहे होंगे कि बहुत चल रहा है, तो अगर लक्रेटिव जॉब आपको इंप्रेस करता है तो एसएससी वो आपको देता है। ठीक है, फिर सीबीआई है, बाकी आप सारी मिनिस्ट्री यहां आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे ग्रुप बी की जॉब है और उसमें एज लिमिट दे रखा है। जो एज लिमिट इसमें दे रखा है वो एज लिमिट आपको एज ए जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग दे रखा है। सभी में एज लिमिट क्या है? 20 से 30 साल है। और लेकिन अगर वही ओबीसी या जनरल ओबीसी या एसटी एससी तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मतलब 33 साल का है जो वो। दूसरा जो एसटी एससी है वो 35 साल का है, वो भर सकता है इन सारे पोस्टों को। आइए जानते हैं और आगे आगे क्या है, सारी बातों पे एक एक करके चर्चा करेंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है अभी। ठीक है, इसी तरीके से आगे सारे पोस्ट टोटल 22 पोस्ट यहां पर दिया गया है। वो जो हो गए जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं। ग्रुप सी के ये पोस्ट रह गई, अकाउंटेंट है, सीजीडीए जो भी है 18 से 27 साल इसमें जनरल की एज होती है, और बाकी जो एज होती है वो एज रिलैक्सेशन आगे आएगा, उसकी बात हम करेंगे। तो ये आप देख ही रहे, मेन आपके लिए आपका काम क्या क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलॉटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंस पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट टू द पोस्ट अलॉटेड। मैं आपको एक लाइन में इसको समझा देता हूं, वो उसका करने का मतलब ये कि अगर भैया जैसे मार्क्स आपके आएंगे वैसे आपकी पोस्ट मिलेगी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अभी सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है, बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, और कुछ नहीं है इसमें। जिनको इनकम टैक्स चाहिए उनके अकॉर्डिंग है। फिर दूसरा है क्या कि टोटल कितनी वैकेंसी इस बार आई है। देखिए सबसे ज्यादा अगर इस बार बात की जाए तो कितनी वैकेंसी आई, पिछली बार तो बहुत कम वैकेंसी थी, उसके कंपैरिजन में इस बार 17,727 वैकेंसी है, और ये बाद में अभी टेंटेटिव वैकेंसी है। मतलब क्या है कि आगे ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो बढ़कर ये 20-25 हजार तक श्योर जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वैकेंसी इस बार अभी जीडी की 26 हजार थी, पेपर होने के बाद 40 हजार कर दिया गया। तो आप बिल्कुल डट के तैयारी करते रहना, बिल्कुल पीछे मत हटना। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या जोन वाइज आपको दिया गया है, कि जोन वाइज क्या है, रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल वो आपको अभी आगे हम बताएंगे कि क्या है। कौन फॉर्म भर सकता है, नेशनलिटी की बात करें कि सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल है या भूटान है तो वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी बात है, आपको वो चीज नहीं देखना है। यहाँ है पोस्ट विच एज लिमिट। अब आते हैं एज लिमिट की, क्या क्या एज लिमिट है। आपको इतना अगर यहां नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूं, क्रूशियल डेट है 1/8/2024, मतलब 1 अगस्त को जिसकी एज 30 साल हो रही है, 1 अगस्त से पहले तक या 1 अगस्त तक वो फॉर्म भर सकता है, मतलब जनरल कैटेगरी का है। तो अब अगर उसकी एज, मान लो कि एक बात मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एज लिमिट है 30 साल और 27 साल, कुछ पोस्ट के लिए 27 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 30 साल है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर मेरी एज आज 26 साल 4 महीने ले सपोज, लेकिन अगस्त में अभी फॉर्म आ गया, अभी मैं 26 साल 4 महीने को, लेकिन अगस्त में मेरी एज 27 साल हो जा रही है, तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि क्रूशियल डेट उन्होंने आगे अगस्त से ले लिया है। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त। मान लो अभी मैं 26 साल 10 महीने का हो रहा हूं, और 2 महीने बाद मैं कितने 27 साल का हो जाऊंगा। तो जैसे मैं 27 साल अगर क्रॉस कर जाता हूं तो मैं
ये फॉर्म नहीं भर सकता हूं। तो ये क्रूशियल डेट निकालने का तरीका है, कुछ नहीं देखना है। 1 अगस्त को आपकी एज कितनी हो रही है आज से काउंट कर लेना। अगर 1 अगस्त की एज तुम्हारी 27 साल से ज्यादा हो रही तुम फॉर्म नहीं भर सकते। अगर 1 अगस्त को तुम्हारी एज 30 साल से ज्यादा हो रही तुम फॉर्म नहीं भर सकते। अगर जनरल से हो तो 30 साल तक काउंट करना, ओबीसी से हो तो 3 साल और काउंट करना, और एसटी एससी से तो 5 साल और काउंट कर लेना। मतलब इससे ओबीसी को 33 साल तक और एसटी एससी को आपको 5 साल मतलब 35 साल तक का मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या है, पोस्ट प्रीफरेंस वगैरह जो आप भर लेना। अपर एज लिमिट देखिए एसटी एससी का 5 साल है, ओबीसी का मैंने 3 साल बताया था। बाकी ये पीडब्ल्यूडी रिजर्व है, ये तो जॉब वाले हैं। ये पीडब्ल्यूडी एसटी एससी वो सब आपका मतलब का नहीं, क्योंकि आप फ्रेश कैंडिडेट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं है। आगे चलते हैं और क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हाँ, कैंडिडेट जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे होंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में रजिस्टर्ड है वही आपको भरना है, और कुछ नहीं भरना है। दूसरा, कोई डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं भरना है, ताकि वहां पे मिसमैच अगर हो गया आपको तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको वही मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे, और उसी से आपको उसी से रिलेटेड जो उसमें आपने डिटेल भरा होगा उसी से वो सब कुछ मिलाकर आपका चेक करेंगे वो। आइए चलते हैं कि आगे और क्या क्या नोटिफिकेशन है। जो वैसी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर कंपलसरी टाइम असिस्टेंट टू द स्क्राइबर, ये स्क्राइबर की बातें जिसके हाथ वाथ नहीं है, पैर या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए रिटन बंदा एक दिया जाएगा, उसके बारे में बताई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है। अब एक पोस्ट है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर जूनियर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेट ऑफिसर। इसके लिए क्या है कि एक बैचलर डिग्री चाहिए आपको, और जैसे 12 सारे पोस्ट तो है जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 होगा। ठीक है, बट एक और अलग से पेपर देना है, तीसरा पेपर जो जेएसओ का पेपर होता है, उसके लिए क्या क्या डिग्री आपको चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 60% मैथ और मैथ में चाहिए 12 स्टैंडर्ड में, या फिर बैचलर डिग्री जो आप ले रहे हो, जैसे बीटेक का कोई स्टूडेंट है तो 1 ऑफ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, बैचलर डिग्री सब्जेक्ट स्टैटिक्स, मतलब बैचलर डिग्री जैसे मैं बीटेक कर रहा था तो एक सब्जेक्ट मेरा अगर स्टैटिक होगा तो मैं एलिजिबल हूं इसको देने के लिए। अगर मेरा एक सब्जेक्ट स्टैटिक नहीं रहा होगा तो मैं उसको नहीं भर सकता हूं। लेकिन जिसके पास मान लो कि 12th में जिसने 60% मार्क्स लाए होंगे पीसीएम में, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और दूसरा बैचलर डिग्री जो यूनिवर्सिटी से होता है वो तो नॉर्मल सी बातें हैं। फिर है एक SIG मतलब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन स्टैटिक विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब 6 सेमेस्टर तक का, मतलब 3 साल में स्टैटिक्स में ही होना चाहिए उसका डिग्री, तभी वो फॉर्म भर सकता है। मतलब कहीं 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का होता है, कम से कम 6 सेमेस्टर तक उसका स्टैटिक एज ए सब्जेक्ट रहेगा, तब वो दूसरा वाला जो इस स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है उसकी पोस्ट वो भर सकता है। आगे चलते हैं और क्या, रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारा आपका कुछ नहीं है, ऑल पोस्ट। ठीक है, हाँ, एक बात मैं क्लियरफाई कर दे रहा हूं कि कोई भी डिवीजन आपको, आप 10th आपने अगर 12th ग्रेजुएशन पे ये फॉर्म होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन से भी पास किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1st डिवीजन से पास किया इनको कोई फर्क नहीं, आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर टीयर 1 और टीयर 2 निकाल लिया, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 2 पोस्ट जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का बताया और स्टैटिकल जूनियर स्टैटिकल का, वो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो मैंने आपको बता दिया, उसका आपने डिटेल देख लेना। आइए चलते हैं और आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ क्या क्या है। हाँ, आपको कहा है जो न्यू वेबसाइट है scc.gov.in, पहले scc की डॉट थी, क्या थे scc.nic.in थी, अब उनको क्या कर दिया गया scc.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। दूसरा उसमें और क्या क्या है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका, और ओटीपी वगैरह फोन पे आएगा तो उसको वेरीफाई कर लेना। जब आप फॉर्म भरोगे, जब इस वेबसाइट पे जाओगे तो डिटेल मांगेगा, आपका ईमेल आईडी, वहां एक ओटीपी आएगा और एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वहां से अपने आपको वेरीफाई कर लेना। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि पहले ऐसा नहीं था, पर अब क्या है कि आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि एक लाइव कैमरा ऑन हो जाएगा, और जब लाइव कैमरा ऑन होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो उसका ऑप्शन आएगा, जिस भी डिवाइस से आप फॉर्म भर रहे, लैपटॉप से भरे तो वेबकैम उसका ऑन हो जाएगा, मोबाइल से भरे तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। कोशिश करना कि व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो, मतलब वैसा प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, ये नहीं कि कलरफुल पूरा कर दिया या कुछ पीछे घर वर बना हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है, हाँ फोटो खींच लिए मस्ती में, ये सब काम नहीं करना, वरना क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कैमरा लेवल बिफोर टेकिंग फोटो, ये सब सुनिश्चित किया। पोजीशन योरसेल्फ, एक रेक्टेंगल बॉक्स आएगा उसके अंदर, कैमरे के अंदर या उसके अंदर, तो उसके अपने फेस को देखना कि हाँ मेरा फेस एडजस्ट हो गया कैमरे के सामने, तो फिर क्लिक कर लेना तो तुम्हारी फोटो हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
इंश्योर यू फुल्ली इनसाइड द, वही जो मैंने बातें बताई है वही सारी बातें हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। फोटोग्राफ और प्री एग्जिस्टिंग एप्लीकेबल, ऐसा कुछ मत करना कि प्री एग्जिस्ट उसमें फोटो, जो फोटो भी अपलोड करना है वो न्यू फोटो अपलोड करना है, ये याद रखना। पुराना फोटो बिल्कुल मत अपलोड करना। इस गलती से भी अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने 3-4 महीने 5 महीने पहले कोई फोटो खिंचाया था और अपलोड कर दिया, तो ध्यान रखना, गलती से अगर एसएससी ने एक एप्लीकेशन बना दिया ना, अब बना के वेरीफाई कर देंगे पुराना टाइम पे तुमने वही फोटो अपलोड किया था, तो तुम्हारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आजकल इतने ऐप डेवलप हो रहे हैं ना कि कोई भी ऐप बना के वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे आपको बाहर करना तो, ठीक है। हाँ, फॉर्म सबमिट करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू ले लेना, एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, वो प्रिंट प्रीव्यू ले लेना, उसमें आपका पूरा एप्लीकेशन जो आपने भरा है उसको सेव कर लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर फॉर्म आपका कैंसिल करे या कुछ भी ऐसी बात हो तो आपके पास एक डाटा हो कि मैंने फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा था, बिल्कुल गलत नहीं भरा था, तो इसलिए एसएससी पे आप क्लेम कर सकते हो। आइए चलते आगे क्या करते हैं। हाँ, इस बार क्या है, करेक्शन विंडो ओपन किया गया एसएससी की तरफ से। अब पहले ऐसा नहीं होता था, बट इस बार करेक्शन विंडो ओपन किया गया और 2 बार आपको फॉर्म करेक्ट करने का ऑप्शन देगा, और 2 बार फॉर्म करेक्ट करने का ऑप्शन देगा, तो एक बार 200 रुपए चार्ज है, और सेकंड टाइम आप करेक्ट करने जाओगे तो आपको 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि फॉर्म बिल्कुल होशियारी से भरना, कि ताकि करेक्ट करने की नौबत नहीं, क्योंकि सब मिडिल क्लास से हो, पैसे बचाना सबको है, तो ऐसा ना हो कि 100 रुपए फॉर्म का फी है बच्चों को, जो मेल का तो 100 रुपए है, लड़कियों के लिए एसटीएससी के लिए सबके लिए इनके लिए फ्री है, बट लड़कों का क्या है 100 रुपए देना है। तो 100 रुपए से ज्यादा अगर दूसरी बार जाओगे तो क्या है 200 रुपए, फिर तीसरी बार जाओगे तो 500 रुपए, तो इसलिए एक ही बार में 100 रुपए में निपट लेना, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, और क्या है। ये तो सेंटर वगैरह आप जितनी जल्दी भरोगे तो हर जगह क्या सेंटर दे रखा है कि कहां कहां आप सेंटर अपना दे सकते हैं। आगे देखते हैं और, हाँ, 2 मोड में ये एग्जामिनेशन होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आपका क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। टीयर 1 में निगेटिव मार्किंग है 0.50, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, अगर आपने एक गलत कर दिया तो आपको क्या मिलेंगे, 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मतलब चार, अगर 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। वही सब है, नॉर्मलाइज किया जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द शिफ्ट। हाँ, कई शिफ्टों में पेपर होगा तो पेपर का लेवल भी तो अलग अलग होगा, जब लेवल अलग अलग होगा तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। मान लो किसी का पेपर टफ आ गया और किसी का पेपर आसान आ गया, तो पहले ये ऐसा एसएससी नहीं करती थी, इससे बहुत बच्चों को सफर करना पड़ा। अब क्या है, नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका पेपर टफ भी आ गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आपके मार्क्स उसके बढ़ा दिए जाएंगे बाद में। हाँ, अगर टेंटेटिव आंसर की उसके बाद आती है, कहा जा रहा है कि आंसर की आएगी। आंसर की मतलब जो आपने पेपर सबमिट किया ना, हु बहु 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद एसएससी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर संभाल के रखना, जो एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि उसी से आप अपना आंसर की देखोगे। जब आंसर की आ जाएगी एसएससी की, तो कहा जा रहा है कि अगर लग रहा है आपको कि कोई सवाल गलत है, तो आप उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए 100 रुपए डालना, कि नहीं सर ये सवाल गूगल पे कुछ और दिखा रहा है, कहीं आपको प्रूफ के साथ, या प्रूफ तो नहीं देना, बट आपको रिप्रेजेंटेशन लगा देना है, उसमें 100 रुपए लगेगा। क्लेम कर देना कि ये सवाल गलत है, तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। वैसे कोई भी स्टूडेंट है, मैं कह रहा हूं कि मत करना रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं से कोई इंस्टीट्यूट वाला या कोई, या मैं ही खुद ही लगा दूंगा, आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत लेना। कोई भी एक अगर उस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन लगा देता हो तो उसके फुल मार्क्स सभी को मिलते हैं, उस शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे थे, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। ये सिलेबस है प्री का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के आते हैं। 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 1 घंटा आपको टाइम मिलता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है वो प्रिस्क्राइबर डिजेबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको क्लिक करना होता है। जब और 0.5 अभी मैंने बताया कि आपको निगेटिव मार्किंग है। फिर मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपका 2 सेक्शन में पेपर होता है। स्कीम 2 टीयर 2 के लिए क्या है, ये हर किसी को देना है। ये पेपर हर किसी को, जो टीयर 1 क्वालिफाई करके आएगा वो टीयर 2 हर किसी को देना। मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग भी 30 नंबर का, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 180 नंबर का होता है। 1-1 घंटा दोनों के लिए मिलता है, 1 घंटा दोनों सेक्शन के लिए आपको मिलता है। 20 मिनट एक्स्ट्रा किनके, डिजेबल जो है लोग, उनके लिए।
फिर दूसरा सेक्शन आप वहीं जैसे ही पेपर आपका पहला सेक्शन एंड होगा दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरे सेक्शन में क्या है, इंग्लिश है और जीएस है आपका। इंग्लिश कितना 45 क्वेश्चन, जीएस है 25 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 70 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर 210 मार्क्स का है। मतलब इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट भी काफी है, आप देख सकते हैं। फिर वैसे ही कंप्यूटर नॉलेज है 20 मार्क्स का, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें पास नहीं है। 60 में से 60 का 1/3 कितना होता है 20 नंबर्स आपको लाने हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, जैसे कुछ मिनिस्ट्री में क्या होता है कि स्पीड टेस्ट लेती है, जो आप फॉर्म में प्रीफरेंस जब भर रहे होगे, जब मेंस आपका हो जाएगा उसके बाद आप प्रीफरेंस भरोगे, तो कुछ मिनिस्ट्री में ये टेस्ट लिया जाता है जहां पे आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज चाहिए होते हैं। फिर स्टैटिक्स वाला जो मैं कह रहा था सेकंड पेपर, जिसमें 6 सेमेस्टर तक वो रहा हो, या फिर स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसका पेपर अलग से होगा। वो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। लिखा हुआ टीयर 1 एंड टीयर 2, जो पेपर 1 और पेपर 2 जो टीयर 2 का है वो सबके लिए कंपलसरी है। टीयर पेपर 2 वही देगा जो उसको उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होगा। बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है कि क्या है, देखते हैं ये सारा सिलेबस वगैरह है कि क्या क्या आएगा। अंतिम में देखते हैं कि ये मैथ्स का एक सिलेबस है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लास्ट ईयर से इसको जोड़ा गया है, लास्ट ईयर में जोड़ा गया था, तो इसको इस बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहां से भी 1-2 सवाल आते हैं और बहुत आसानी से लग भी जाता है अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। सिलेबस के बारे में मोर डिटेल हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है, आपको दिया गया इन्फॉर्मेशन है, मैंने जितना लगभग आपको बता दिया। फोटो ब्लर ना हो आपका। हाँ, आईडी कार्ड में क्या क्या ले जाना, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये आप लोग होशियार हो, आपको क्या क्या ले जाना पता है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने पूरा देख लिया है, एंड कर लिया। फिर भी मैं एक बार समराइज कर दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और क्या क्या है, फॉर्म भरने का डेट और ये, ठीक है। अब ऐसा कुछ रहा नहीं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट रह गया, मैं देखता हूँ क्या रह गया, इंश्योर, हाँ वही है, कैमरे वाला है कि कैंडिडेट अपलोड स्कैन, हाँ सिग्नेचर और 10x20, ये सब कोई जानने की बात नहीं है ना, देखोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या, जब फोटो अपलोड करने जाओगे वो साइज बताएगा कि इतने साइज का चाहिए, 20x10 का, ये का वो अपलोड कर लेना, या पहले से करके रखना। 10x20 का चाहिए, केबी में क्या चाहिए आपका रिक्वायर्ड जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इमेज डायमेंशन और सिग्नेचर शुड बी 6, मतलब जो फोटो है आपका वो 10 से 20 केबी में रखना, और जो आपका सिग्नेचर है वो 6x2 के रेशियो में रखना। हाइट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं आ रहा। हाँ, करेक्ट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि उसी पे आपका जब एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, या नहीं आप भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भूल गए, तो वहीं से आपको दोबारा मिलेगा। बहुत जरूरी है ईमेल आईडी और वो। तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आइए फाइनली एक बार देख लेते हैं कि क्या था। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिस में पहला चीज है कि आज से फॉर्म भरा रहा, अगले महीने तक भराएगा, ठीक है। आपको जो जनरल कैटेगरी से है वो 18 से 27 साल वाले जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एससी को वहां 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी को, एसटी एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। फिर जो 30 साल वाली पोस्ट है जनरल के लिए, वहां ओबीसी को 3 साल का और एसटी एससी को 5 साल का मिलेगा। एज वाला मैं फिर से फैक्टर बता दे रहा हूं, जिनका एज 1/8 है, मतलब 1 अगस्त 2024 को 30 साल से ज्यादा हो रहा है जनरल कैटेगरी में, 30 साल 2 महीना नहीं भर सकता, 30 साल 1 दिन नहीं भर सकता, ध्यान रखना। जिसका एज उसी के अकॉर्डिंग, हम जनरल वाले ओबीसी वाले भी देख लें, ओबीसी वाले 3 साल बढ़ा के 33 साल 1 दिन हो रहा, नहीं भर सकते, ठीक है। एज वाला बहुत बच्चों का कंसर्न होता, पहले मैंने बता दिया। बाकी जो भी बच्चे अपियरिंग जो ग्रेजुएशन है, अगर उसका रिजल्ट आ जाता है वो भी भर सकता है, ये मैं बात बता दूं। अपियरिंग ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में, जिनकी डिग्री अगस्त या सितंबर तक आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनको ये फॉर्म भरना है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या उसमें आपको डिटेल वगैरह भरनी है, कैसे एसएससी पेपर लेती है, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, वो सारा जानकारी आपको हमारी उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो में मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।